Hello everyone, welcome back to the channel Chirag Gadwalia, and obviously my name is also Chirag Gadwalia, and today we will do equilibrium. In previous lecture we have done moment of force, so today we will doing equilibrium in this lecture. So let us start the video and enjoy the video. तो पहले हम क्या चीज़ देखेंगे कि इक्विलिब्रियम जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के अंदर हमारे पास एक वर्ड आता है इक्वल। अगर मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करके देखूँ तो यहाँ पर एक चीज़ आती है इक्वल करके। इक्वल का मतलब होता है बराबर। तो जब कोई चीज़ मतलब किसी भी कोई चीज़ अपनी रेस्ट में है या फिर कोई चीज़ मोशन में है तो वो अपनी स्टेट के अंदर वैसी की वैसी रहे। अगर उसके ऊपर मैं एक्सटर्नल फोर्स भी लगा रहा हूँ तो वो एक्सटर्नल फोर्स वाला जो फिनोमेना है वो कब होगा, जो इक्विलिब्रियम है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इक्वल में क्या हमारे पास रहेगा कि मान लो कोई भी स्टेट है, अगर वो स्टेट सेम रहती है, इफ स्टेट रिमेन्स सेम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। अगर स्टेट जो है वो सेम है किसी भी बॉडी की, तो या तो वो मोशन में हो तो वो मोशन में रहेगी, अगर मैं उस पर फोर्स भी लगा रहा हूँ तब भी वो मोशन में रहेगी। और अगर वो चीज़ रेस्ट में हो लेकिन मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूँ और फिर भी वो रेस्ट में रहेगी, तो उस चीज़ को हम इक्विलिब्रियम में कहेंगे। और ये जो मैंने लिखा है ये अभी पूरा का पूरा ठीक नहीं है, ये गलत माना जाएगा अगर आप इसको एग्जाम में लिख के आओगे। तो इसको जो मैं लिखने का तरीका है सही से वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इफ़ स्टेट रिमेन्स सेम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू, यहाँ पर टू और मोर फोर्सेस भी आएगा, ठीक है, टू और मोर फोर्सेस। तो अगर स्टेट सेम रहेगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू और मोर फोर्सेस, तो ये जो फिनोमेना है इज नोन एज इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा क्या माना जाएगा, इसे कहते हैं हम इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब ये टू और मोर फोर्सेस इक्विलिब्रियम, मैंने यहाँ पर मैं सिंपल फोर्स भी लिख सकता था, इसमें मैंने फोर्सेस सिंपल फोर्सेस नहीं लिखा क्योंकि सिंपल फोर्स में सिर्फ एक फोर्स भी आ सकती है। लेकिन अगर एक फोर्स लग रही है तो एक फोर्स लगने की वजह से वो जो हमारी बॉडी है वो अपनी स्टेट को छोड़ देगी। अगर वो रेस्ट में होगी तो वो मोशन में चली जाएगी, अगर मोशन में होगी तो रेस्ट में चली जाएगी। मैंने यहाँ टू और मोर फोर्सेस क्यों लिखा, अब हम ये देखते हैं। अब मान लो ये कोई भी प्लेन है, अब इस प्लेन के ऊपर मैंने यहाँ पर कोई भी बॉडी रखी हुई है, मान लो मैंने यहाँ पर कोई क्यूब रखा हुआ है, ये ठीक है, सिंपल एक क्यूब है ये। तो अगर मैं इस क्यूब को यहाँ से एक फोर्स लगाता हूँ इधर खींचने के लिए, इधर की साइड में ऐसे फोर्स लगाऊंगा। अब अगर मैंने इधर भी फोर्स लगाई, ये एफ है, ये एफ डैश है, ठीक है। एफ का जो मैग्नीट्यूड है, एफ का मैग्नीट्यूड और एफ डैश का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड जो है बिल्कुल सेम है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन लग रही है ये अपोजिट डायरेक्शन में, एक सेम लाइन में लग रही है। लेकिन देखो सेम लाइन में लग रही है, बिल्कुल लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर खींचेगी इसे, ये इधर खींचेगी। अब आपको ये फील करना पड़ेगा, अगर किसी बॉडी को मैं इधर भी खींच रहा हूँ इधर भी खींच रहा हूँ सेम फोर्स से, तो वो वहाँ से हिलने की नहीं है, वो वहीं की वहीं रहेगी। तो ये अपनी स्टेट में रहेगी, ये रेस्ट में रखी हुई थी हमारे पास बॉडी है, तो रेस्ट की रेस्ट में रह जाएगी, तो इसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास जो रेस्ट वाला इक्विलिब्रियम होता है उसे कहते हैं हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमारे पास जो रेस्ट वाला होगा उसे कहते हैं हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब दूसरा हम जो एग्जांपल लेंगे वो देखेंगे हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं। ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है ये होते हैं दो तरह के, एक इक्विलिब्रियम होगा हमारे पास स्टैटिक और एक इक्विलिब्रियम होगा हमारे पास डायनेमिक, ठीक है। स्टैटिक के अंदर हमने समझ लिया कि रेस्ट होगा, अगर कोई चीज़ रेस्ट में है और अगर हम उसके अंदर फोर्स भी लगा रहे हैं दो से ज़्यादा, ठीक है। यहाँ की देखो मैंने यहाँ पर दो फोर्स लगाई, यहाँ पे मैंने अगर मैं एक फोर्स लगाता ना, बस इसे मत देखो, और अगर मैं एक फोर्स लगाऊं तो फिर ये इधर की साइड चला जाएगा, तो अपनी स्टेट छोड़ देगा ये। अगर लेकिन मैं दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ वो भी सेम मैग्नीट्यूड की, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में हो और सेम लाइन पे हो, तो उसे हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमने यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया। तो स्टैटिक के लिए क्या होगा, रेस्ट में होगा अगर, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और अगर डायनेमिक कहाँ काम आएगा, जहाँ हमारा मोशन होगा, क्योंकि जब वो रेस्ट में है तो ये मोशन में होगा। अब मोशन का एग्जाम्पल हम कैसे लेंगे, ठीक है। तो अब मोशन का एग्जांपल लेना है हमें। तो मोशन के एग्जांपल के लिए हम क्या देखते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर सन है हमारा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अभी हमारा सन है, अब सन के अराउंड यहाँ पर इनके ऑर्बिट होंगे हमारे प्लैनेट्स के, यहाँ बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं जितने भी हमारे प्लैनेट हैं, आई थिंक 9 to 10 प्लैनेट्स हमारे पास, अभी 9 प्लैनेट्स हैं। तो सन है यहाँ पर, मान लो यहाँ पर हमारे पास है अर्थ, ये अर्थ है हमारे पास, ठीक है। अब अर्थ अपने ऑर्बिट पे घूम रही है। अब
अब देखो अर्थ हमारी क्या है, जब घूम रही है इधर इसके पूरे के पूरे अपने ऑर्बिट में घूम रही है तो ये एक रोटेशनल मोशन हो रहा है। हम इसे रोटेशनल भी नहीं, हम सीधे इसे मोशन मोशन कह देंगे बस, ठीक है। ये सिर्फ मोशन है हमारा, रोटेशनल कह दो, मोशन कह दो, मोशन हो रहा है हमें तो, क्योंकि खाली हमें मोशन और रेस्ट के बारे में समझना है इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम में कि कहाँ होगा। तो ये मोशन में हमारी अर्थ, क्योंकि अर्थ हमारी ऐसे चलती रहती है कंटिन्यू, अर्थ हमारी रुकती नहीं है कभी भी। तो ये रुकती क्यों नहीं है, ये भी एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर है। ये हमारे डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर कैसे है, अब हमारी अर्थ जो घूम रही है ये इधर की साइड लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है इधर की तरफ, सन जो है अपनी तरफ इसे खींच रहा है ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर फोर्स लग रही है, इसकी वजह से हमारी अर्थ जो है इसके अराउंड घूम रही है ऐसे। और जब इसके अराउंड घूम रही है तो जो अराउंड घूमने वाली जो फोर्स है इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो सेंटर तक लगती है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि सेंटर पर लगने वाली फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो सन अपनी तरफ खींच रहा है उसे कहते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। दो जगह से लग रही है फोर्स तो इसको हम कहेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी कि दो फोर्स लग रही हैं। दो फोर्स कौन कौन सी लग रही है इसमें, टू फोर्सेस लग रही हैं इसके अंदर। एक तो लग रही है हमारे पास इसके अंदर ग्रेविटेशनल, और एक इसके अंदर हमारे पास लग रही है, कौन सी लग रही है, सेंट्रीपिटल, ठीक है। ये दो फोर्सेस इसके अंदर लग रही हैं। ये हमारे पास एग्जांपल था किस चीज़ का था, हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम का। इसमें देखो हम देख सकते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो कभी भी अपना मोशन नहीं छोड़ती, समझे। हमारी जो अर्थ है वो कभी अपना मोशन नहीं छोड़ती, हमेशा हमारी अर्थ जो घूमती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है, ठीक है। ये हमारा एक एग्जांपल हो गया डायनामिक इक्विलिब्रियम का। और मैं इसका एक दूसरा एग्जांपल कैसे ले सकता हूँ, देखो अगर हम देखते हैं कि अगर कोई लड़का है, कोई बॉय है, उसने यहाँ पर ही कोई खड़ा है, यहाँ पर एक लड़का, उसने यहाँ पर हाथ में अपने कोई स्ट्रिंग से एक रॉक को, एक स्टोन को बांध रखा है हाथ से। उसने अपने एक स्ट्रिंग है, ये क्या हमारी स्ट्रिंग है ये, और ये हमारे पास है एक स्टोन। अब ये लड़का इस स्टोन को ऐसे घुमा रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से घुमा रहा है इसे, तो चारों तरफ इसे ऐसे घुमा रहा है। अब ये मोशन में है कैसे, मोशन के अंदर ये ऐसे है कि ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की कुछ ना कुछ टेंशन होगी, स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स लगती है जिसकी वजह से ये इसे रोकेगा। लेकिन हम जो यहाँ से एक फोर्स लगा रहे हैं, एक फोर्स होगी सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि सेंटर की तरफ लग रही होगी, जिसकी वजह से हमारा गोल गोल घूम रहा है। जैसे हमारी जो प्लेनेट हमारे अर्थ है और जुपिटर सैटर्न जैसे है हमारे पास प्लेनेट, वो जैसे सन के अराउंड घूमते हैं, ऐसे ये इसके अराउंड घूमेगा, यानी कि इसे सेंटर समझ के सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। तो यहाँ पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है हमारे पास, टू फोर्सेज एक्ट हो रही है यहाँ पर भी। हमारे पास एक फोर्स लग रही है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, जो मैंने बताई थी आपको अभी, ये जो यहाँ से सेंटर की तरफ लग रही है इसे कहेंगे सेंट्रीपिटल। और दूसरी लग रही है हमारे पास टेंशन। टेंशन कौन सी है, टेंशन कहाँ से है, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग जो है इसे रोकने में मदद करेगी, स्ट्रिंग सोचेगी इसे मैं रोक दूं, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो इसे घुमाएगी, तो इसकी वजह से मोशन में रहेगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के बारे में हमने इतना सब कुछ समझ लिया था। अब हम इक्विलिब्रियम के बारे में देखिए क्या समझेंगे कि इक्विलिब्रियम जो है, अगर मैं कोई फोर्स लगा रहा हूँ, मान लो 30 न्यूटन की मैंने फोर्स लगाई, कहाँ पर मैंने फोर्स लगाई कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो यहाँ पर जो मैंने एक वो लिया था, क्यूब लिया था एक, उसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। ये क्यूब था, ये प्लेन पर रखा हुआ था, समझ रहे हो। अब इधर से मैंने एक फोर्स लगाई थी F, इधर से मैंने एक फोर्स लगाई थी F डैश। मैंने कहा था इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा। मैंने F = 30 न्यूटन रख लिया है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड सेम होगा, 30 न्यूटन होगा। अब हमें क्या देखना है कि अगर मैं इसे ऐसे लगा रहा हूँ और इसे ऐसे लगा रहा हूँ, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अलोंग द सेम लाइन है, सब चीज़ सेम है, मतलब ठीक है, बस अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, जिसकी वजह से ये रेस्ट में रहेगी। हमारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमारे यहाँ पर काम करेगा। तो ये इधर से खींची, ये इधर से खींची। अब ऐसे होने के बाद अब अगर मैं इनका एक तरह से सम करूंगा, अभी देखो ये इधर की साइड जा रहा है, अगर मैं नंबर लाइन बना दूं यहाँ पर, जैसे हम नंबर लाइन बनाते थे और बनाते हैं अब भी मैथ के अंदर, -1 -2 ऐसे, ठीक है। तो इधर की साइड जो होगा वो होगा पॉजिटिव, इधर की साइड होगा जो होगा वो नेगेटिव। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये वाली को हम लेंगे पॉजिटिव 30, यानी कि F = 30 न्यूटन हम एक तरह से -30 न्यूटन मान लेंगे, और F डैश = हम मान लेंगे +30 न्यूटन। अब अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा, तो इन दोनों का सम करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, +30 न्यूटन प्लस -30 न्यूटन, क्योंकि मैं इन दोनों का सम कर रहा हूँ, तो +30 न्यूटन और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -30 न्यूटन। तो 30 में से 30 कितने बचे, 0 न्यूटन। तो अब हमारे पास ये निकल के अब बात आती है हमारे पास सामने कि इक्विलिब्रियम में तभी कोई बॉडी होगी अगर उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, यानी कि अगर मैं दोनों का इनका सम कर दूंगा, तो दोनों का सम करने के बाद जो आंसर आएगा वो 0 होना चाहिए, तब जाकर इक्विलिब्रियम में हमारी बॉडी होगी, ठीक है। ये होगी हमारे रेस्ट वाले, उसके बाद रेस्ट वाले मोशन की, यानी कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। अब हम देखते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में।
तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में देखते हैं। अब जैसे मान लो मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, अब रोटेशन भी होती है, वो भी उसमें भी यही काम आएगा कि अगर मोशन हो रहा है तो यहाँ पर मान लो मैंने कोई भी ऐसे कोई क्या कहते हैं वो ले लिया, मैंने कोई एक बड़ी सी बॉडी ले ली मैंने, यहाँ पर उसे मैंने यहाँ से पाइवट कर दिया, ठीक है। यहाँ से पाइवट करने के बाद अब मैंने इधर से फोर्स लगाई, इधर से कितने की फोर्स लगाई मैंने, इधर से लगाई मैंने 30 न्यूटन मान लो, ठीक है। इधर से भी मैंने फोर्स लगाई, ये थी F, ये है F डैश। अब इधर से मैंने फोर्स लगाई, कितने की लगाई मैंने इधर से। अब क्योंकि मैं कर रहा हूँ इक्विलिब्रियम के बाद, तो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा इक्विलिब्रियम कैसे, अगर मैं इसे भी सेम रखूँगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, लेकिन अलग अलग वो डायरेक्शन में लग रही होंगी, अलग डायरेक्शन में, वो अलग डायरेक्शन। अब आप कहोगे डायरेक्शन सेम है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, क्योंकि ये वाली जो हमारी फोर्स है, ये फोर्स इसे ऐसे रोटेट कराएगी, और ये वाली जो फोर्स है, ये फोर्स इसे ऐसे रोटेट कराएगी। और ऐसे रोटेट जो करा रही है वो हमारी कौन सी होती है, वो होती है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। और जो ऐसे रोटेट करा रही है वो होगी हमारे पास क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज को आप लोगों को पहले से पता है, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं, तो इस वाले को लेंगे हम +30 में, इस वाले को लेंगे हम -30 में। अब मैं इन दोनों को कर दूंगा प्लस, तो प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 30 + -30 = 0। 0 न्यूटन हमारे पास आंसर आना है। तो रिजल्टेंट फोर्स अब समझ रहे हो आपकी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों का जो अगर हम मिलाएंगे, ये मैं रोटेशनल मोशन की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अगर मैं इन दोनों के जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है उन दोनों का अगर मैं सम करूंगा, तो सम करने के बाद अगर 0 आएगा तो वो होगा हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ रोटेशन हो रही है, रोटेशन एक मोशन होता है, मोशन की वजह से यहाँ पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या होता है। हमने यहाँ पर इक्विलिब्रियम पूरा समझ लिया है, अब समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के बारे में। तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कहता है कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी होगी जब उन दोनों बॉडी का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, मतलब सॉरी दो बॉडी कह रहा हूँ, उस बॉडी पर जो दो फोर्सेज लग रही होंगी, दो से ज़्यादा फोर्सेज जो लग रही होंगी, अगर उनका जो सम होगा वो 0 होगा, तब जाकर उसका जो इक्विलिब्रियम है, जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। अभी जैसे मैंने आपको बताया था वही इसके अंदर सीन होना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के बारे में। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के बारे में क्या लिखना है हमें कि when 2 or more forces are acting on a body and the sum, राइटिंग मेरी थोड़ी बेकार आती है बोर्ड पे, तो उसे आप लोग समझ लेना, क्योंकि मैं बोल बोल के लिख रहा हूँ, इसीलिए लिख रहा हूँ मैं। तो एंड द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस must be 0, then only the body will be in equilibrium। वो इक्विलिब्रियम कैसा भी हो सकता है, हमारे पास स्टैटिक भी हो सकता है और डायनेमिक भी हो सकता है। यहाँ पर मैं एक बार लिख भी देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख के रखूँगा पूरी वीडियो में कि डायनेमिक होगा या इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो यहाँ एक स्टैटिक हो गया हमारे पास, एक स्टैटिक होता है हमारे पास और एक डायनेमिक होता है। ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेना, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हमारे पास ये होता है। और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के अंदर अगर मैं रोटेशनल मोशन की बात आपसे करूं, तो रोटेशनल मोशन के अंदर क्या होगा कि जो भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, जो भी एंटी क्लॉकवाइज फोर्स होगी और जो भी क्लॉकवाइज फोर्स होगी, अगर मैं उन दोनों का प्लस करूँगा, तो प्लस करने के बाद जो भी आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए हमारे पास 0। कैसे आएगा वो, क्योंकि दोनों अगर मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का सेम है, फोर्सेस दोनों मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, मान लो यहाँ पे 50 है, 60 है, 30 है, जो भी है, फिर इधर की साइड भी वही रहेगी। और लेकिन हम आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज को हम हमेशा पॉजिटिव से डिनोट करते हैं और क्लॉकवाइज को हम हमेशा नेगेटिव से डिनोट करते हैं, जिसकी वजह से इनका सम जो है वो 0 आ जाएगा। और वो हमारे पास क्या बताएगा कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर है, यानी कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर है, स्टैटिक के अंदर नहीं, डायनेमिक के अंदर, क्योंकि स्टैटिक होगा तो वो रेस्ट के अंदर होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इक्विलिब्रियम हमने पूरा समझ लिया, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हमने समझ लिया। तो अब आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में।